और ये जो हम आपको वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के, ये दूसरी साल के हैं। अब वो वाले पेपर के क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसका पता आप तभी चला सकते हैं जब आप पुराना वीडियो हमारा केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का देख लें। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, तो वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने साल के पेपर में से बहुत प्रश्न, कम से कम 20 प्रश्न तो वो जैसे कि तैसे रख देते हैं। अब बताओ कहाँ से ये परीक्षा कठिन है आपकी। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, देखो आपका बच्चों यहाँ पहला प्रश्न है, वह तत्व, माने ऑप्शन में जो आपके तत्व दिए हैं, वह तत्व जो अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है। मूल अवस्था माने होता है बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, माने वो अशुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, मतलब स्वतंत्र शुद्ध अवस्था में मिलता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ऐसे कई तत्व हैं। एक तो बच्चों देखो आपका सोना है, एक बच्चों आपका चांदी है, एक बच्चों आपका कापर है, और एक बच्चों आपका जो है प्लेटिनम है। आप कहोगे सर ऑप्शन में देखो कापर भी दिया है और प्लेटिनम भी दिया है, बिल्कुल दिया है, तो क्या करें। वो दो ऑप्शन सही कर देते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में गलतियां हो जाती हैं। तो इसका कापर उत्तर भी सही है और आपका प्लेटिनम भी सही है। अगर आप ऐसा आपको कभी मिल जाए तो चाहे आप कापर लगा देना चाहे प्लेटिनम लगा देना, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे और आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका यहाँ पर प्लेटिनम भी कर देते तो भी ये सही था, और कापर हमने इस पर टिक किया तो कापर भी सही है। ठीक है, तो ध्यान दे लिया आपने कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। एक आपका सोना हो गया, एक आपकी चांदी हो गई, और एक आपका कापर हो गया, और एक आपका प्लेटिनम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें भी देखो बच्चों उपधातु पूछी गई है, उसमें भी बच्चों उपधातु पूछी गई है, और यहाँ पर भी देखो इस पेपर में उपधातु पूछी गई है। तो ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे बच्चों बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप कम से कम 3-3 साल के आप पेपर लगा लीजिए। तो जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, और भी उपधातुएँ होती हैं, उन्हीं की ट्रिक्स आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा समझाएंगे। जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो छात्रों को दिक्कत होती है। तो हमने अगर उस वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं समझाया वो यहाँ हम समझाएंगे। ये भी क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे का तैसा रिपीट हुआ है। ऐसे आपका दूसरा वीडियो है, इसके बाद जो तीसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे उसको भी यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो आप देखना दोनों वीडियो से, प्रथम वीडियो और सेकंड वीडियो से तीसरी वीडियो में कितने क्वेश्चन फंसे हैं। अलग अलग साल के पेपर हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका बच्चों पुराने पेपर से पूछा गया है, और वहाँ पर हमने एक ट्रिक्स ही बताई थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, निकल है। निकल है, आप सभी जानते हैं स्टेनलेस स्टील में निकल भी होती है। हमने कहा निकलो, तो नी से याद कर लो निकल, और का से याद कर लो क्रोमियम, लो से याद कर लो लोहा। तो निकल क्रोमियम लोहा, इससे स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। ये ट्रिक्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब प्रश्न है, कौन सी अधातु खाने के पदार्थों के संरक्षण के उपयोग में लाई जाती है। ये क्वेश्चन बच्चों जो देखो आपका है, ये बच्चों जो आपका क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का, किसका 10वीं का क्वेश्चन है। 10वीं में ऐसा पूछा जाता है आपसे कि चिप्स की थैली है, ठीक है, वो फूली रहती है और उसमें चिप्स ख़राब नहीं होती है, क्योंकि बच्चों उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ये विकृत गंधिता रोकती है नाइट्रोजन गैस। तो खाने के पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, नाइट्रोजन गैस। यह प्रश्न भी देखो पुराने वीडियो से आया है, पुरानी वीडियो से आया है क्वेश्चन, देख लेना। प्रश्न है कि हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो है किस तत्व की है, किस तत्व की है। ये बच्चे हम आपको पुरानी वीडियो में समझा चुके हैं। इस तरीके से समझा था कि जो लास्ट में यहाँ पर जो तत्व आएगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। मानो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं किसी भी समूह में तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है।
तो जो 17वां समूह है बच्चों आपका, सबसे ऊपर बच्चों यहाँ फ्लोरीन है और नीचे की तरफ देखते हैं आयोडीन है, एस्टेटिन है। अब एस्टेटिन उन्होंने नहीं दिया है, लास्ट का दिया है आयोडीन। तो आयोडीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है और हम आपको बता चुके हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं किसी भी समूह में तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, क्योंकि अब पुराना वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो में ज़्यादा क्या करना समझा के, जिन्होंने समझ चुका है तो उनको समस्या होती है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी पिछली साल में की परीक्षा में पूछा गया और अगली साल की परीक्षा में फिर पूछा गया है, तो आप वो वीडियो देख लें, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किनके तत्वों में समान, क्या लिखा है, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब जो आपका आंसर है शून्य समूह का तत्व। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आवर्त सारणी की बात करते हैं। जो पहला समूह है आपका बच्चों, इसकी संयोजकता 1 होती है, दूसरी समूह की संयोजकता 2 होती है, ठीक है। और जो बच्चों आपका 13वां समूह है, इसकी संयोजकता 3 होती है, जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको। और जो आपका 17वां समूह है, इसकी संयोजकता 1 होती है और 18वां समूह है, इसकी संयोजकता 0 होती है। हमने ये बोला बच्चों, देखो अपन थोड़ा सा समझते हैं ऐसे। ये अपना हो गया है, ये हो गया आपका 18वां समूह, ठीक। हमने पिछली वीडियो में बोला था आपको कि 18वें समूह को अपन शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। तो बच्चों जो है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। अब इसमें लिखा है बच्चों समान संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। ये कैसा प्रश्न है, ठीक है। तो शून्य समूह का जो तत्व है, शून्य समूह के जो तत्व हैं, इनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कोई भी यौगिक बनाने के लिए जब कोई तत्व देता है इलेक्ट्रॉन या लेता है, देने वाले या लेने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों अब ध्यान देना, समूह बच्चों जो एक है आपका, एक वाले में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन और 17वें समूह में बच्चों एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको यहाँ पर दिए हैं हमने, सो आपको बताने की कृपा की है कि आप देखें, कृपा ही मान लो, आप देखते कहाँ हो वीडियो हमारे। अब देखिए यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरा का पूरा पेपर वो पुराना ही रख देते हैं हर बार। एक क्वेश्चन भी आप देखो पुराने पेपरों में पूछा गया है और जो बाद में पेपर हुए उनमें आया है, वहाँ भी हमने आपको समझाया था कोई तत्व है, ठीक है, वो X2 धनायन में परिवर्तित हो रहा है, तो जो उसका रंग है बच्चों, तो रंग समान होगा, जबकि आकार बदल जाता है, नाभिकीय आवेश बदल जाता है और आयनीकरण ऊर्जा भी बदल जाती है। तो हमने आपसे क्या बोला, आप 3 साल के हमारे वीडियो देख लीजिए तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएंगे। देखो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न है बच्चों कि किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है। तो आवर्त सारणी आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने माना कि यहाँ पर एक आवर्त सारणी छोटी सी बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से आवर्त सारणी मान सकते हैं अपन। तो और बच्चों क्या है, ऐसे ये आपके जो होते हैं ऐसे आवर्त होते हैं, 7 होते हैं, टोटल संख्या में 7 होते हैं। तो आवर्त सारणी में बच्चों बाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, किसी आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणविक भार बढ़ता है, ये भी सत्य है। धातु प्रकृति घटती है, यह भी सत्य है। परमाणविक आयतन घटता है, यही भी सत्य है। परमाणु का आकार भी घटता है, यही भी सत्य है। तो ये आप उसको याद कर लो, क्योंकि इसी से हर साल प्रश्न बनता है, इस बार भी आएगा, इसको रट लो आप। हमने आपको 4 बातें बताई, वो आपको याद करना है। आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अब प्रश्न है कि धातुएं और हाइड्रोजन सामान्यतः होते हैं। तो धातुएं और हाइड्रोजन सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं विद्युत धनात्मक। तो धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करें, वो धातुएं होती हैं। जो बच्चों इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं वो धातुएं होती हैं।
जैसे आपका हाइड्रोजन है, पहला समूह हो गया, दूसरा समूह हो गया, संक्रमण तत्व हो गए आपके, और 13वां समूह हो गया। ये सब क्या हैं? समूह 13 के पहले के जितने भी समूह में तत्व रखे गए हैं वो सब धातुएं होती हैं, सीधी प्रवाहसार धातुओं की जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करें, इलेक्ट्रॉन त्याग करें और धनायन बनाएं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो धन लग जाता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ऋण लग जाता है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ऋण लग जाता है, ठीक है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 11 है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो धन लग जाता है। अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और हम पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऋण हो तो जोड़ना है, धन हो तो घटाना है। यह भी देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन, मतलब उन्होंने पूरा पेपर पुराना ही रख दिया, इसलिए आपको 3 साल के क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं, समझ के याद करने हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व तीव्रता से ऋणायन बनाता है? तीव्रता से ऋणायन बनाता है, हम आपको ये बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि बच्चों जो 17वां समूह है, ठीक है, उसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होते हैं वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। पुराना वीडियो देख लो, बता चुके हैं हम। तो अब एक बहुत जल्दी तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन आपने कई बार देखा होगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोरीन ऋणायन बनाता है। तो 17वें समूह के जितने भी तत्व हैं ये तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं, और 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। कौन नहीं जानता? 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं इनको आपको याद करना है, और ये 16वें समूह में होते हैं। और नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं वो 15वें समूह में होते हैं। हैलोजन 17वें समूह में हैं, और क्षारीय धातुएं पहले समूह में हैं। हैलोजन जो है, इनके जो तत्व हैं इनके भी आपको नाम याद करने सबके पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और ये तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है पूरी आवर्त सारणी में? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। एक प्रश्न ऐसा बनता है, हमने बोला था पिछली वीडियो में, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो वो क्लोरीन की होती है। यह प्रश्न भी देखो रिपीट हुआ है। अनुलग्न प्रत्यय जो एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उसके उपयोग में लाया जाता है। एल्डिहाइड का जब आईपीसी नाम बनाते हैं तो अल जुड़ता है, अल जुड़ता है, अल, एल के नल। पुराने वीडियो में हम समझा चुके हैं, पूरी बातें देख सकते हैं। वीडियो देखो बच्चों, वो दूसरी साल का पेपर था, ये दूसरी साल का पेपर है, लेकिन कितने क्वेश्चन देखो रिपीट हुए हैं। प्रश्न है कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो आपका जो आंसर है, आपका ए सी ऑप्शन वाला जो आंसर आपका सही है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से। यह भी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है? सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा को सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है। आप क्या करें, पुराना वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो अगले साल के पेपर होते हैं वो पुराने पेपर से ही बनाए जाते हैं। अब आपका देखो प्रश्न है कि एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया क्या है? तो यहाँ पर देखो, जो उन्होंने पिछली साल का पेपर पूछा था तो एक्वा रेजिया में उन्होंने मान नहीं दिया था 3:1, जबकि वीडियो में हमने समझाया था। तीन बोतल अपन HCl की लेते हैं, एक बोतल अपन HNO3 की लेते हैं, और दोनों को मिला देते हैं, मतलब आपकी जो बोतलें हो जाती हैं 3 और 1 4 बोतलें हो जाती हैं, तो एक्वा रेजिया बनता है, जिसे अम्लराज बोलते हैं, या 3:1 में बनाते हैं।
पिछले वीडियो में सिर्फ उनने इतना ही पूछा था कि एक्वा रेजिया किससे बनता है, HCl से और HNO3 से बनता है। अगले साल के पेपर में देखो उन्होंने अनुपात भी पूछ लिया। तो पुराना वीडियो देख लो, आप कहोगे सर क्या हो गया है, पूरा पेपर पुराने वीडियो से ही बनता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल नया है, बिल्कुल हम कह रहे हैं ये नया क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि NO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है क्योंकि दोनों का वेग लगभग बराबर होता है, क्योंकि दोनों का वेग जो है लगभग बराबर होता है। अब है ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति किस सेट में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है ऋणायन कौन बनाते हैं। तो हमने बताया था कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं वो तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। आपको अगर एक भी तत्व याद है फ्लोरीन, क्लोरीन, तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन में फ्लोरीन लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब प्रश्न है आपका, क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर है आपका निम्न आयनन ऊर्जा। आपका प्रश्न है, जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तीकरण स्प्लिटिंग क्या कहलाता है। तो जब परमाणु को हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको बच्चों कहते हैं जीवन प्रभाव। तो इसका आंसर हमको जीवन प्रभाव लग रहा है। तो हर साल ये रिपीट होते हैं, जीवन प्रभाव, कभी स्टार्क प्रभाव। तो हमको इसका आंसर जो है जीवन प्रभाव सही लग रहा है। अब देखिए आपका ये प्रश्न है, इसको समझते हैं। निम्नलिखित में, ठीक है, अभिक्रिया में बड़ा उत्पाद है, माने ये अभिक्रिया उन्होंने दी है। इसके बाद आपको यहाँ बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एल्कोहल के KOH लिखा है, एल्कोहल की KOH लिखा है। बच्चों जो K है आपकी, जो K है आपकी, ये K यहाँ से यहाँ आएगी और Br से क्रिया करेगी। K और Br क्रिया करेंगे तो KBr बच्चों अलग हो जाएंगे। अब OH जो है बच्चों आपकी, OH जो है बच्चों आपकी इस यौगिक से जुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ ठीक है, तो आपका बच्चों यहाँ पर जो है, और अभी आपको समझा रहे थे कि जो K है आपकी बच्चों, जो K है आपकी जी Br से अलग हो जाएगी, ठीक है। और जो OH है बच्चों आपकी, यहाँ से एक H लेकर के, इस यौगिक से एक H लेकर के यहाँ पर जल भी अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है और आपका बन जाएगा ब्यूटीन 2। क्या बन जाता है आपका, ब्यूटीन 2 बन जाता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। कौन सा अभिकर्मक एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है। तो इसका आंसर है अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है, माने अलग करता है। यह प्रश्न देख सकते हैं आप, समझो। देखो ऐसे ही प्रश्न 2 रिपीट हो गए आपके। ये देखिए आप, KMnO4 से ऑक्सीकरण करवाया, क्या बनेगा। KMnO4 से ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बनेगा, तो आपका एल्कोहल बनेगा। ये आपका एल्कोहल यहाँ पर बन गया OH। सीवेज जल में उपस्थित सेलुलोज पदार्थ के जीवाणु अपघटन से प्राप्त पदार्थ है CH4।
तो इसका आपका आंसर CH4 सही है। अब यह देखिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत सरल है, आपको कठिन लग रहा होगा कि प्रथम 100 तत्वों में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो 100 तत्वों में 3D ऑर्बिटल वाले तत्वों की कितनी संख्या है। तो आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी में बच्चों होते हैं 118 तत्व, ठीक। वो आपसे पूछ रहा है 100 तक में डी वाले कितने हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम 20वें परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें डी नहीं आता है, डी शुरू होता है 21 से, माने स्कैंडियम से। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 21 है, यहाँ से डी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम 100 तत्वों में 21 से भरना शुरू होगा, माने 21 से भरना शुरू होगा, माने अब आपके बच्चों 80 बचे। 100 माइनस 20 कर देंगे अपन, क्योंकि 20 में तो भर ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन डी वाले। तो 80 तत्व आपके 80 तक आपको डी वाले उपकोष मिलेंगे। SPDF जो उपकोष होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर है जो बच्चों आपको क्या करना है 80। अब वो देखो 105 भी कह सकता है, तो अब उसी हिसाब से 5 और जोड़ देना, 80 5 85। तो ऐसे वो आपसे पूछेगा, संख्या वो कम भी कर सकता है। माने आवर्त सारणी में जो 20 तक परमाणु क्रमांक के तत्व हैं उनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, 21 से भरना शुरू होते हैं डी ऑर्बिटल वाले। कैथोड रे ट्यूब उपयोगी है, तो इसका आंसर है टीवी सेट में। जो पुराने ज़माने की टीवी होती थी, ठीक है, तो उनका जो मॉनिटर होता था तो उसमें कैथोड रे उपयोग होती थी। अब आपका प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। अब आपका बच्चों जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। माने जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ बताने थे। तो ये है आपका उपरोक्त सभी, माना नेफ्थिलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासिन है, एक आपका कपूर है। तो कपूर हो गई आपकी, कपूर हो गया, और नेफ्थिलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गई आपकी, और एंथ्रासिन हो गया। कपूर, नेफ्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, ये ऐसे पदार्थ हैं इनको गर्म करते हैं तो सीधे गैस में बदल जाते हैं, माना ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अगर कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल रहा है तो इसे ऊर्ध्वपातित अभिक्रिया कहते हैं। और पदार्थों के नाम पूछे जाते हैं तो ये हमने आपको बता दिए हैं। तो कपूर बहुत परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। अब आपका प्रश्न है बच्चों, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि यह गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क खत्म कर देती है। माने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो भारी है तो ये आग के आसपास आ जाती है और ऑक्सीजन को मिलने से रोकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तुएं जलने लगती हैं। तो कंबल की तरह काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका जो प्रश्न है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कक्षा में आप प्रयोग कर सकते हैं, आलू के टुकड़े का और आयोडीन विलयन का, ठीक है। तो जो है आलू का जो रंग है बदलकर काला और नीला हो जाता है, क्योंकि आलू में मंड होता है, माने स्टार्च होता है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। इसका आपका जो आंसर निकलता है बच्चों, ये आपका उपरोक्त सभी निष्कर्ष जो हैं आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पर। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं,
वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, ये कई बार परीक्षा में बच्चों देखो पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों बता दिए हैं, तो आप वीडियो को देखो, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और पुराना वीडियो आप ज़रूर देखें, पुराना वीडियो जो है बच्चों आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो हमने भी क्या बताया था आपको, बताओ। वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, साझे से माने एक दूसरे के सहयोग से बनता है, तो क्या है, सहसंयोजक बंध। हमने वो प्रश्न इसलिए छिपा दिया आपको पता चले। जो अब देखो, जो बंध आयनों के स्थानांतरण से बनता है वो आयनिक बंध होगा। जो आयनों के स्थानांतरण से बनता है वो आयनिक बंध होता है। जो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से बनता है, साझे से बनता है, वो सहसंयोजक बंध होता है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है NaCl है, उसमें कौन सा बंध है, तो उसमें आयनिक बंध है। तो प्रिय छात्र